दोस्तों, देश में अब सत्ता की लड़ाई बीजेपी से आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए विपक्ष अब सीधे सीधे आरएसएस पर हमला कर रहा है, यानी बीजेपी के परिवार पर हमला बोल रहा है। और शायद इसीलिए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से पहली बार पूछा गया है कि आरएसएस इनकम टैक्स क्यों नहीं भरता। अगर एक छोटा दुकानदार इनकम टैक्स भर रहा है तो इतना बड़ा संगठन इनकम टैक्स क्यों नहीं भरता है। और अगर इनकम टैक्स नहीं भरता है तो फिर इस संगठन की जो आमदनी है वो क्या है, खर्चा है वो क्या है, और क्या इन खर्चों का ऑडिट होना चाहिए। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कि आरएसएस बताए, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बताएं कि आरएसएस कहां रजिस्टर्ड है, कहां पर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी एक आदमी ने सवाल नहीं पूछे, बल्कि ये सवाल कर्नाटक की राज्य सरकार की तरफ से लिखा पढ़ी में आरएसएस से पूछे गए। इस सिलसिले में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने मोहन भागवत को 2 पेज का लेटर भेजा है। आप इसे सरकारी नोटिस कह सकते हैं। भैया, संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहां से आता है, वही तो पूछ रहा हूं मैं भी। इसका कहना था कि साहब, मोहन भागवत को मोदी सरकार ने हाईएस्ट सिक्योरिटी, सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, Z+ सिक्योरिटी, यानी जिस तरह की सुरक्षा अमित शाह की है या कुछ मुख्यमंत्रियों की है या राजनाथ सिंह की है, वैसी ही सिक्योरिटी मोहन भागवत की है, जिस पर करोड़ों रुपए का सालाना खर्चा होता है। और ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये जनता का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। इसलिए आरएसएस को जवाब तो देना ही चाहिए कि उसकी आमदनी क्या है, खर्चा क्या है। अभिषेक, ये जो सवाल प्रियंक खड़गे गृह मंत्री ने पूछा है और जिसमें उनसे ये कहा है कि आप अपने इनकम टैक्स की डिटेल दें, आप अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल दें, क्या आपको ये खड़गे वर्सेस मोहन भागवत लग रहा है? दीपक जी, सबसे पहले तो इसमें आप अपने आप को ठीक कीजिए कि ये खड़गे का मामला नहीं है। ठीक करें जी, ये प्रियंक खड़गे का मामला नहीं है। ये कर्नाटक सरकार ने आरएसएस से पूछा है कि आपकी फंडिंग कहां से आती है, आपका रजिस्ट्रेशन कहां है, आपकी संस्था की वैधानिकता क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। ये टर्म इस्तेमाल किया गया है। ये सवाल कर्नाटक सरकार ने पूछा है और कोई भी सरकार किसी भी संस्था से ऐसा पूछ सकती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और संघ को भी बताना चाहिए कि वो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी बात एकदम सही है कि ये बात प्रियंक खड़गे वर्सेस मोहन भागवत नहीं, बल्कि कर्नाटक सरकार ने ऑफिशियली पूछा है, सरकारी तौर पे पूछा है कि आप अपना हिसाब किताब सामने रखिए। हेमंत जी, अभिषेक कह रहे हैं कि सरकार ने, कर्नाटक सरकार, एक राज्य सरकार ने पहली बार हिसाब किताब मांगा है आरएसएस का और उसके कई उन्होंने कारण दिए। क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये सवाल तेलंगाना की सरकार भी पूछ सकती है? क्या ये सरकार केरल की भी पूछ सकती है? क्या आगे चल के तमिलनाडु की सरकार भी पूछेगी? और इस तरह की और जो सेकुलर गवर्नमेंट इस वक्त हैं वो भी क्या घेराबंदी करेगी? एक नई तरह की घेराबंदी है आरएसएस की इस दौर में। दीपक जी, सवाल सेकुलर और नॉन सेकुलर का नहीं, सवाल देश के कानून का है। जिस संस्था को माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर के कहते हैं कि वो एनजीओ है, वो रजिस्टर क्यों नहीं होनी चाहिए, पहले तो आरएसएस इसका जवाब दे। इतने बड़े पैमाने पे जब चीज होती है तो जिस भी प्रदेश के अंदर किसी संस्था की एक्टिविटीज है, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो केरला है, चाहे वो हिमाचल है, वो सरकार अगर ये सवाल पूछती है तो दे आर वेरी वेल विद इन देयर राइट्स टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट देयर रजिस्ट्रेशन, अबाउट देयर फाइनेंसिंग पैटर्न्स, अबाउट देयर एक्टिविटीज और वो सारी चीजें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनहोना नहीं है। और मैं ये मानता हूं जो अभिषेक भाई ने कहा कि ये कर्नाटक सरकार बनाम आरएसएस, एक कदम और आगे चलेंगे तो ये संविधान बनाम आरएसएस। इस देश का संविधान ही कहता है कि यहाँ पर हर एनजीओ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि सरकार से आप फंडिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इसका नहीं। देखिए, ये विचारधाराओं की लड़ाई है दीपक जी, नंबर 1। और विचारधारा की जब लड़ाई होती है तो आपको वही हिट करना होता है जहां सबसे ज्यादा हिट करने से पेन मिलता है, और वो सबसे कमजोर कड़ी है, कमजोर नस के ऊपर। और वो कमजोर नस प्रियंक खड़गे ने दबा दी है पहली बार। और ये देखना पड़ेगा आपको कि ऐसी संस्था जिसके 40 लाख सदस्यों का दावा किया जाता है, 88,000 शाखाएं हैं, जिनमें से कई विदेशों के अंदर भी हैं,
उसका भारत में रजिस्ट्रेशन ना होना, इसका क्या मतलब? क्या आप देश के कानून से, संविधान से ऊपर है क्या? क्या आपका ऑडिट होता है? आप मुझे एक चीज बताइए, 2024 का चुनाव था, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी वो अपना इनकम टैक्स से मुक्त है, बिल्कुल चंदे, चुनावी चंदे से। क्या कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हुए कि नहीं हुए? और जब तक चुनाव नहीं हुआ क्या वो खुले? सब संस्थाओं में चले गए। क्यों? कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। आरएसएस ने तो आज तक नहीं किया। आरएसएस का कोई ऑडिट नहीं होता है। आरएसएस के मुख्यालय की सिक्योरिटी देखिए आप, आरएसएस के चीफ की सिक्योरिटी देखिए, Z+ एडवांस लाइजनिंग टीम के साथ उनकी सुरक्षा है। उनकी गाड़ी जो काफिला चलता है, दो उसके अंदर जैमर्स होती हैं, पूरा काफिला होता है। ये जो सुविधाएं हैं सारी, ये कहां से आ रही है? ये आम आदमी को मिलती है क्या? जब आप सुविधाएं लेते हैं तो जवाबदेही देने में क्या परेशानी है आपको? अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ क्यों है? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप 1925 में बने थे, आज 100वें साल के अंदर है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए बस, कि एनजीओ आपको खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जो खुद गर्व से कहते हैं कि मैं उसका स्वयंसेवक हूं। जब वो एनजीओ कह रहे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में क्या परेशानी है? रजिस्ट्रेशन कौन नहीं कराता? दीपक जी, एनजीओ कौन नहीं कराता? ऐसा कोई भी संगठन जो अपने कामों को कहीं अवैधानिक मानता होगा, शायद वही नहीं कराता होगा। वरना तो वी आर मोर देन हैप्पी टू गेट अस रजिस्टर्ड। वेयर इज द इशू? ठीक ठीक, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो इनकम है वो ऑडिट होनी चाहिए। और दूसरा, जो आरएसएस की लाइफस्टाइल है, आरएसएस के जो प्रचारक हैं, जो कभी ज़मीन पर लेटते थे या प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते थे या एसी की जगह वो जनरल डिब्बों से चलते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है वो जनरल डिब्बों से चलते थे, वो अब 5 स्टार कल्चर में कहीं ना कहीं लिप्त होते चले जा रहे हैं। ये बात करें, क्या अभिषेक आपको भी लगता है कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, क्योंकि आप आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन पर भी नजर रखते हैं, क्या आरएसएस के जो नेता हैं, प्रचारक हैं, पदाधिकारी, इनकी लाइफस्टाइल अचानक बदल गई है 2014 के बाद? अब ये BMW और लंबी गाड़ियों से चलते हैं, अब ये बिजनेस क्लास से चलते हैं, हवाई जहाज से, अब ये ट्रेन से, जनरल डिब्बे से नहीं चलते हैं। दीपक जी, अगर 20 साल पहले के आरएसएस और आज के आरएसएस के वर्कर और प्रचारकों को देखें तो साफ लगता है कि कल के मोहताज आज के सरताज बन गए। वो स्थिति थी कि चना और गुड़ लेकर चलने वाले लोग, साइकिल से चलने वाले लोग, 50 रुपए के चंदे के लिए कि चंदा वसूलने 50 रुपए जा रहे हैं। मैं वैसे वर्कर को भी जानता हूं जो 20-30 किलोमीटर ट्रेन पकड़ के जाते थे कि किसी ने 51 रुपए चंदा देने को बोला है, और वो ट्रेन का टिकट नहीं कटाते थे कि 5-5 रुपए आने जाने के लग जाएंगे ट्रेन के। 51 रुपए के चंदे के लिए 30 किलोमीटर जाने वाले लोगों की स्थिति आज आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इतनी लेविश लाइफ स्टाइल के पीछे फंड कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है इतने पैसे। केंद्र के हर मंत्रालय में आरएसएस का एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है, हर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के दफ्तर में आरएसएस का प्रतिनिधि बैठा हुआ है। आरएसएस के प्रतिनिधि कहां नहीं बैठे हुए हैं? कुलपतियों की नियुक्ति कैसे हो रही है, यूनिवर्सिटीज के चांसलर, और तो और अभी जिस ढंग से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेक्चरर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, और जिस ढंग से भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया है? कहां से रिकमेंडेशन आ रहा है? कैसे आपको और हमें पत्रकार होने के बावजूद अगर एक मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट चाहिए तो तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। लेकिन संघ का एक प्रचारक सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाता है और वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। कल से कोई कहे कि लश्कर तोयबा का भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए, क्यों करेगा? लाइफस्टाइल चेंज हुआ। अत्री साहब भाई, आप तो 25-30 वर्षों से सब कुछ देख रहे हैं। आपने इसी प्रोग्राम में हमारे चैनल पर कहा था कि खट्टर साहब और जो सैनी हैं, आज की तारीख में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब और सैनी साहब एक छोटे से कमरे में रहते थे, दरी बिछा के सोते थे, खाना बनाते थे, खुद ही खाते थे, न गाड़ी थी न कुछ था। फिर बाद में स्कूटर आया खट्टर साहब के पास जो प्रचारक थे, और मोदी जी भी जब जाते थे तो खटिया पे या दरी पे सोते थे। क्या आप तब से आरएसएस को देख रहे हैं, आज एकदम पलट गया है आरएसएस का रहन सहन, पूरी तरह से पलट गया? क्या हम इसे 5 स्टार कल्चर बोल सकते हैं? दीपक जी, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी का जिक्र करा, नायब सिंह सैनी तो बाद में आए, वो पंचकुला में होते थे। कभी भी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर सोनीपत रोड पे जो उनका ऑफिस था, पुराना सा ऑफिस जिसमें पेंट भी नहीं होता था प्रॉपर, उसकी जो सारी नहीं होता था, यस,
और उनको जमीन पे भाई सोते थे। साहब, आप क्या कह रहे हैं? पुताई तक नहीं होती थी, ऐसे कमरे में रहते थे? एग्जैक्टली आपको हो तो वो पुराना फोटो भी मिल जाएगा, मैं भिजवा दूंगा आपको। खिचड़ी खाते थे, खुद बनाते थे, खिचड़ी? खुद बर्तन साफ जी। वो मोदी जी की खिचड़ी मतलब बड़ी आप कह फेवरेट रहे है। हैं कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अचार, चटनी, पापड़ नहीं, ओनली खिचड़ी? सब खिचड़ी और इस तरह का बिल्कुल बेसिक्स जो है, कभी मनोहर जी कभी बना लेते थे, कभी मोदी जी बना लेते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी और की बताई हुई चीज नहीं। और आज वो कल्चर देखिए, वो खिचड़ी से लेकर के वो 50,000 किलो वाली वो कौन सी हिमाचल प्रदेश से आती है, वो चीजें खाई जा रही है प्रोटीन के लिए। और मशरूम, जो कल्चर मशरूम, और उसको उसका कुछ नाम भी है, मुझे ध्यान आएगा तो मैं बता भी गुच्ची दूंगा मशरूम, उसको। गुच्ची गुच्ची मशरूम। गुच्ची गुच्ची मशरूम, दिस इज वेरी रिच इन प्रोटीन। ये ये सारे जितने भी संघी हैं, आजकल उनका मेन डाइट ही गुच्ची है। सबके सब मोदी जी की तरह जवान दिखने की फिराक में लगातार ये रहते हैं। आपने कहा 5 स्टार कल्चर, माफ कीजिएगा, ये 7 स्टार कल्चर है, 5 स्टार 7 स्टार। नहीं। अगर आप दिल्ली में जाएंगे झंडे वाला में, तो केवल इनका कार्यालय देख लीजिए, छोड़ दीजिए दिल्ली को, पानीपत आप चले जाइएगा, कितने बड़े एकड़ों के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था है, अंदर हेलीपैड की व्यवस्था। और उसमें कौन लोग आते हैं, कौन जाते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। ये वो लोग थे जो आपके घर पे आते थे प्रवास करने के लिए, 3 दिन भोजन किया, आस पड़ोस में चंदा लिया, और वो सारी चीजें। आज की तारीख में अभिषेक भाई ने कहा बीएमडब्ल्यू में, चार्टेड में चलते हैं भाई, चार्टेड प्लेन, बिजनेस ओके। चार्टेड प्लेन्स के अंदर चलते हैं। पूरी की पूरी कल्चर बदल गई है। अहंकार देखिए, सरकार से ऊपर है वो लोग। पता है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को? आप ये काम करवा रहे हैं या हम ऊपर बात करें? ये आरएसएस के वर्कर्स मुख्यमंत्री को कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। कंप्लीट कैप्चर ऑफ द इंडियन स्टेट बाय ओके, आरएसएस, दिस इज विजिबल नाउ एवरीवेयर। ओके, ओके। एक आखिरी क्वेश्चन, समय समाप्त हो रहा है। अभिषेक, आपको क्या लगता है, प्रियंक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, गृह मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर भी हैं, पावरफुल लीडर हैं इस वक्त डीके शिव कुमार के बाद कर्नाटक में, ये उन्होंने अपनी मर्जी से गृह मंत्री की कैपेसिटी में सरकारी चिट्ठी भेजी है, या आपको लगता है कि प्रियंक खड़गे के पीछे कांग्रेस है, राहुल गांधी है, पार्टी है, ये पार्टी का थॉट है जो उन्होंने जवाब पूछा है, या ये प्रियंक खड़गे का अपना थॉट है? दीपक जी, जब भी कोई किसी कैबिनेट का हिस्सा होता है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है तो बिना कैबिनेट के मुखिया के पूछे ऐसी कोई चिट्ठी की बात छोड़ दीजिए, एक चपरासी अपॉइंट नहीं कर सकता कोई। ओके, ठीक, ये ठीक, स्थिति है। तो बिना बिना अपने मुख्यमंत्री से पूछे, पॉलिटिकल मास्टर से पूछे, संभव ही नहीं है। यही सवाल मैं अतीश साहब से पूछूंगा, सिर्फ मेरे पास 30-40 सेकंड का वक्त है। क्या प्रियंक खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी, हिसाब मांगा है इनकम टैक्स का, ऑडिटिंग का और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है, ये जो चिट्ठी भेजी गई है, ये चिट्ठी दरअसल राहुल गांधी की है जिस पर दस्तखत मिस्टर प्रियंक खड़गे ने किए हैं? नहीं दीपक जी, इसका इनिशिएटिव लेने की बात होती है। यही काम तेलंगाना भी कर सकती थी, सरकार वहां पे है, हिमाचल भी कर सकती थी। प्रियंक खड़गे ने क्यों लिया? क्योंकि वो इस मुद्दे पर लगातार सवाल पहले भी उठाते रहे, जब वो गृह मंत्री नहीं थे। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी की सहमति है इसमें? निश्चित तौर पे राहुल गांधी आरएसएस को लेकर के ज्यादा मुखर हैं। सरकार की तो कमियां गिनाते ही हैं, आरएसएस में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो सवालों के जवाब नहीं है, राहुल गांधी लगातार उसको उठाते रहे। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो एआईसीसी दिल्ली में जो प्रवक्ता है, वो भी लगातार प्रियंक खड़गे को शाबाशी दे रहे इस मामले को उठाने के लिए, और उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं, बाकायदा उनके ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे हैं। दैट मीन्स द होल पार्टी इज ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस इश्यू इज कंसर्न। चलिए, हमारे दो पैनलिस्ट, उसमें अथवी साहब ये कह रहे हैं कि आज से 30-35 साल पहले उन्होंने खुद देखा कि एक ऐसे कमरे में खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री और इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो और नरेंद्र मोदी ये दरी पे सोते थे, एक ऐसे कमरे में रहते थे जहाँ पर पुताई, पेंट भी नहीं था प्रॉपर। हो सकता है उस वक्त इनकम टैक्स की ज़रूरत ना हो, लेकिन आज जब ये 7 स्टार कल्चर है, चार्टर्ड प्लेन्स पे चल रहे हैं, सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, लंबी गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इवेंट्स हो रहे हैं, उस वक्त ये हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और जो अभिषेक ने कहा, जो वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये प्रियंक खड़गे ने ये सवाल नहीं पूछे हैं, खड़गे के बेटे ने सवाल नहीं पूछे, ना ही गृह मंत्री ने सवाल किए। ये एक सरकार, एक राज्य सरकार ने पहली बार चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को और उनसे ये सवाल पूछे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आरएसएस के प्रमुख ने इस सवालों को टालने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है ये अगर टकराव बढ़ेगा, ये मुद्दा और इशू हॉट अप होगा,
तो इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, शामिल हुए शॉर्ट नोटिस पर। थैंक यू सो मच। और अभिषेक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।